IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय, चल रही है गाड़ी। हाँ। सौरभ, पिछले 2-3 हफ्तों से 2-3 पुलियाबाजी में हम लोगों ने फॉरेन पॉलिसी बहुत सारी डिस्कस कर ली। तो अभी कुछ ट्रैक चेंज करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है जैसा हमारा हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ ऐसी चीजें लानी चाहिए जो कि थोड़ी सी चिरकाली हों। हाँ, हाँ। तो इससे और चीरकाली क्या हो सकता है, जो ये टैगोर और गांधी के जो डिबेट्स हैं, वो मैंने एक्चुअली आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, आपने पढ़ी होगी अमर्त्य सेन की फेमस किताब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो उनकी बाकी किताब मेरे पल्ले नहीं पड़ी है। बाकी किताबें एक वही किताब है जो कि थोड़ी पॉपुलर राइटिंग है मेरे हिसाब से, और बहुत बढ़िया किताब है। हाँ, तो उस किताब को मैं काफी सालों बाद पढ़ रहा था। और जब पढ़ रहा था तो उसमें एक चैप्टर है जिसमें टैगोर और गांधी जी के जो विचार थे और वो कैसे टकराव हुआ उन विचारों का, फिर भी उन लोगों का जो संवाद कैसे चलता रहा दशकों तक, उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया। तो मैंने और जाकर देखा, एक सब्यसाची भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने तो पूरा कंपाइलेशन दिया है टैगोर और गांधी जी के डिबेट्स का। और ये इतने अच्छे डिबेट्स हैं कि उन डिबेट्स के जो विषय हैं, उनके जो दोनों पक्ष रखे हैं दोनों ने, दोनों महान आत्माओं ने, उसका आज तक भी रेलेवेंस कायम है। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। मतलब वो जैसा तुमने एकदम ठीक बोला। मतलब जब जब भी उनके कोई भी अंश पढ़ो हम्म। तो लगता है कि वो सही में चिरकाली डिबेट्स हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। एटलीस्ट 100-200 साल तक हिंदुस्तान में उन चीजों पे डिबेट चल सकता है। हाँ। और सौरभ, मुझे तो, मैं थोड़ा भावुक भी हो गया ये पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मुझे लगा, मैंने जब इन डिबेट्स को आजकल की राजनीति की पृष्ठभूमि में देखा, तो ये लगा कि कैसे उस टाइम पे इतने महान लोग एक दूसरे से एकदम डिसएग्री कर रहे थे, पर फिर भी एक दूसरे को कितने आदर से ट्रीट कर रहे थे। ये तो आजकल की राजनीति में थोड़ा गुम हुआ सा लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब वो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का कोई म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी टाइप है कि ठीक है भाई आप गुरुदेव हैं मैं महात्मा हूँ, और दोनों भाई आप बहुत अच्छे हम बहुत अच्छे टाइप नहीं है। हम्म। बहुत ही जिसको कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स हैं और काफी एक दूसरे से अलग हैं। हम्म। और काफी कहीं कहीं पे अगर उनमें समानताएं भी दिखती हैं। जैसे एक मेरे को जो खास तौर पे चीज काफी अट्रैक्ट करी उन दोनों में, कि दोनों जो हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट्स का रूट इंडियन थॉट प्रोसेस में ढूंढते हैं। हम्म। हम्म। जबकि उस टाइम पे ज्यादातर लोग जो हैं वो काफी ज्यादा वेस्टर्न थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस थे। वहाँ उस टाइम का जो एलीट पॉलिटिशियन एलीट था, हम्म। जो कि लड़ रहा था या चीजें कर रहा था, एटलीस्ट जो उनका फिलोसफिकल वो बेसिकली, ठीक है अंग्रेजों ने ऐसा किया तो हम भी अंग्रेजों जैसा क्यों नहीं कर सकते, हम उनसे सीख क्यों नहीं सकते। हम्म। जबकि ये दोनों लोग जो हैं ये काफी बुनियादी सवाल पूछते थे कि हमको क्या उनके जैसा होने की जरूरत है, हमको क्या उन्हीं की चीजें कॉपी करने की जरूरत है। हम्म। तो ये भी एक बड़ी सही मेरे को चीज लगती है कि दोनों हिंदुस्तानी चीजों से इंस्पिरेशन लेते हैं हम्म। और अलग अलग कंक्लूजन निकालते हैं। हाँ। नहीं सौरभ, आपने बहुत सटीक बात कही। एक्चुअली जो नेहरू ने ट्रिब्यूट दिया था दोनों को, उसमें उन्होंने ठीक यही बात कही है कि सबसे महान बात इस डिबेट की ये है कि दोनों के स्रोत जो हैं वो भारतीय ही हैं। और फिर भी वो इतने अलग अलग कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ये भारतीय संस्कृति की विभिन्नता को भी दर्शाता है और एक ट्रिब्यूट है उसके लिए।
बिल्कुल बिल्कुल, कि मतलब कोई अगर ये कहे कि अगर आप हिंदुस्तान में देखोगे तो कोई एक ही चीज निकल के आएगी, भाई क्यों निकल के आएगी? और ठीक है, मतलब और सिर्फ मेरे हिसाब से टैगोर और गांधी के एक एक विचार थे, मेरे हिसाब से और 25 लोग आएंगे तो और 25 विचार लेकर के आएंगे। तो एक हिंदुस्तान में कोई एक विचारधारा है, ये ये सोचना एक बहुत बड़ी, जो आजकल काफी लोगों को ऐसा लगता है कि एक हिंदुस्तानी विचारधारा, कोई एक हिंदुस्तानी विचारधारा थोड़ी है। पर सौरभ, इसका थोड़ा एक डिस्कशन से पहले एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गांधी के तो हम लोगों ने पुतले बना दिए हैं हर जगह, और टैगोर को तो हम लोग सिर्फ इसी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने बस गीतांजलि लिखी थी या फिर उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और उसके अलावा हम लोग टैगोर के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये कम जानते हैं हम कि वो इतने बड़े नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट और पेंटर थे, और उन्होंने इतनी सारे विषयों पर लिखे हैं अपने विचार। मतलब ये तो हम लोगों को नॉर्मली पता ही नहीं पड़ता, शायद बंगाल में लोगों को ज्यादा पता होगा, पर उसके बाहर टैगोर के बारे में जो समझ है वो बहुत कम है। हाँ, रविंद्र संगीत तो वो सब जगह ट्रैवल बहुत ज्यादा ऑब्वियसली किया है, क्योंकि हम्म। पॉपुलर कल्चर वाली चीज है। और मेरे हिसाब से जैसे तुमने बोला, बंगाल में तो लोग बहुत ज्यादा रविंद्रनाथ टैगोर की चीजें पढ़ते हैं वगैरह, तो उनको शायद ज्यादा जानकारी भी होगी। लेकिन उनके जो फिलोसफिकल डेप्थ है, मतलब एक तो टैगोर इतना ज्यादा अपने आप में विशाल व्यक्तित्व है कि उनको समझना किसी एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। हम्म। हाँ, क्यों सोचो, उन्होंने शायद पेंटिंग वगैरह करनी ही तब शुरू की थी कि जब वो काफी उम्र वाले थे, हम्म। और उसके बाद भी फिर उन्होंने मास्टरपीस पे मास्टरपीस निकाल दिए। हम्म। ठीक है। तो मैंने भी पहली बार म्यूजियम में टैगोर की पेंटिंग देखी, तो मैंने कहा था, है टैगोर पेंटिंग भी करते थे, और वो म्यूजियम में लगी हुई है पेंटिंग्स। हाँ। तो ये मैंने भी काफी काफी बाद में देखा। और ये वाली जो डिबेट्स भी हैं, ये भी काफी बाद में पढ़ी। तो हाँ, ये सब जब बड़े हो रहे थे तो ये सब तो एकदम मालूम नहीं था कि टैगोर टैगोर लगता था कि अच्छे पोएट थे और गीतकार थे। हाँ। तो ठीक है, तो फिर इसी जो वाद विवाद हुआ था उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ये पुलियाबाजी उसी पर है, तो इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, एक एक विषय पकड़ते हैं और एक एक विषय में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि गांधी के क्या विचार थे उस बारे में और टैगोर के क्या विचार थे उस बारे में, और फिर हम लोग एक पुलियाबाजी भी करते हैं उस पे कि हमारा विचार क्या है इन सब चीजों पर। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं सौरभ। सबसे पहले तो हम लोग इसी बात पर आते हैं जो एक बहुत बड़ा वाद विवाद था, मूल डिफरेंस था दोनों में, राष्ट्रवाद पे और नेशनलिज्म पे। तो उसी के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहले टैगोर का नेशनलिज्म पर क्या विचार था? टैगोर तो जैसा बोलते हैं कि भाई नेशन वर्ड का तो हिंदुस्तान में कोई इक्विवेलेंट लफ्ज ही नहीं है। हम्म। तो हमको क्यों, आई मीन ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और हमको कॉपी करने की क्या जरूरत है? हम्म। अगेन वो हिंदुस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आ रहे थे कि भाई ये नेशन वेशन क्यों है हिंदुस्तान में? तो नेशन का कोई, अब हम बोलते हैं राष्ट्र वगैरह, लेकिन जो एग्जैक्ट नेशन का अंग्रेजी वाला मीनिंग है, उसका कोई इक्विवेलेंट वर्ड है नहीं हिंदुस्तान में। हाँ, वो जैसे कॉम जिसको बोलते हैं वो बहुत डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल, बहुत हम्म। डिफरेंट है वो। हाँ, तो वो कहते हैं ये तो हिंदुस्तान की चीज ही नहीं है, हिंदुस्तान में जन्मा हुआ आइडिया नहीं है, तो हम इसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? तो उनको उनको एक ये भी था कि भाई ये जो हम लड़ाई कर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल, और खासकर उनकी गांधी से बहुत ज्यादा डिबेट इसलिए भी थी क्योंकि आई मीन सब लोगों ने गांधी को ऑब्वियसली लीडर मान लिया था जैसे ही गांधी आए थे, इंक्लूडिंग टैगोर। तो टैगोर मेरे को लगता है कहीं गांधी को इन्फ्लुएंस भी करना चाह रहे थे कि भाई ये जो ये लड़ाई है ये किस चीज के लिए है, हम्म। और ये हम क्यों कर रहे हैं? तो क्या उस टाइम पे तो स्वराज की बात थी जब ये उनकी डिबेट चल रही थी, तो उस समय तो इंडिपेंडेंस की बात भी नहीं हो रही थी, सिर्फ हो रहा था सेल्फ रूल की बात थी कि भाई ब्रिटिश हमको डोमिनियन ही दे दें। तो वो कह रहे थे लेकिन ये स्वराज की क्या लड़ाई है? स्वराज वराज तो बहुत ही सुपरफिशियल ऑब्जेक्टिव है, और हमको उसके बहुत बियॉन्ड जाना चाहिए। और तो मुझे लगता है कि लेकिन टैगोर ने बहुत अच्छे से ये आर्टिकुलेट नहीं किया कि उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने ये बहुत ज्यादा अच्छे से आर्टिकुलेट किया कि उनको क्या नहीं चाहिए। तुमको हम्म। क्या फीलिंग आया उनके आर्गुमेंट पढ़ के? हाँ, नहीं, मुझे लगा जैसे टैगोर साफ साफ कहते हैं कि उनके लिए एक देश से ज्यादा जरूरी है इंसानियत।
हम्म। और इसीलिए वो नेशनलिज्म को भी इतना ऊंचा दर्जा नहीं देते हैं। ऊंचा क्या, वो तो उसको काफी नीची निगाह से देखते हैं कि नेशनलिज्म से तो लड़ाई झगड़ा होता है ना। बिल्कुल, पर वो फिर भी देश प्रेम है उनमें, बहुत इंटेंस देश प्रेम है जैसा गांधी में है। फिर भी लेकिन वो ये कहते हैं कि हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा देश सर्वोपरि है, या फिर अंग्रेजों से हम लोग कुछ सीख ही नहीं सकते, या फिर उनकी जो संस्कृति है वो एकदम खराब है। ये सब चीजों में वो मानते नहीं है। हाँ बिल्कुल, और वो यूरोपियन नेशनलिज्म का काफी सेंट्रल पीस था कि हर नेशनलिज्म अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है। बिल्कुल। और उसमें मुझे एक चीज लगी, जैसे वो टैगोर काफी जापान को लेकर के काफी क्योंकि वो अपने आप को पूरे ईस्ट को एक जैसा देखते थे थोड़ा सा। हम्म। सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान, वो सोचते थे पूरे ईस्टर्न सिविलाइजेशन थोड़ी सी अलग है वेस्टर्न से। हम्म। और उनको लगता था जापानी लोग हमारे जैसे ही हैं, सोचो मतलब जैन बुद्धिज्म वगैरह हिंदुस्तान से ही वहां गया है ना। हम्म। तो वो लेकिन जापान ने जब नेशनलिज्म अपना लिया तो उन्होंने देखा कि उसकी वजह से जापान से वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे हाँ बिल्कुल। कि जापान के नेशनलिज्म ने उनके देश को कितना वायलेंट बना दिया और उनके देश का कैरेक्टर ही चेंज कर दिया। और उनको लगता था कि जापान जो है वो इंडिया के लिए वार्निंग है कि नेशनलिज्म का क्या गलत असर हो सकता है, उनके लिए वो जापान था। बिल्कुल सौरभ, एक्चुअली शांति निकेतन में जो विश्व भारती है यूनिवर्सिटी, उसमें जापानीज और चाइनीज काफी समय से सिखाना उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि वो चाहते थे कि उस यूनिवर्सिटी में ये सब भाषाएं भी सीखी जाए। तो और जापान से तो उनका बहुत करीबी नाता था, वो जापान को बहुत रिस्पेक्ट करते थे पहले, क्योंकि जापान ने भी काफी प्रोग्रेस किया था और उसके वो काफी फैन थे। पर लेकिन उन्होंने, जैसा आपने कहा कि कैसे जापान एक नेशनलिज्म के बलबूते पर एक इंपीरियलिस्ट पावर बन गया, और 1937 नैनजिंग मैसेकर वगैरह चाइना पर उन्होंने जो जो अत्याचार किए जापानीज आर्मी ने, उससे नेशनलिज्म पर बहुत सवाल उठ गए उनके मन में, और वो ये सोचने लगे कि नेशनलिज्म की वजह से भारत भी उसी पथ पर चला जाएगा। और एक दूसरी बात यह भी थी कि यूरोप में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उससे भी टैगोर पर, उस पर बहुत असर पड़ा उन पर, और वो ये सोचने लगे कि नेशनलिज्म की वजह से इतनी इस तरीके की वॉर्स हो सकती हैं, और इसीलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। तीसरी बात ये थी कि जो ये नेशनलिस्ट टेररिज्म होने लगा था भारत में भी। जो कि बंगाल में इनफैक्ट काफी था। हाँ बिल्कुल, और ये बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसके बाद काफी लोग टेररिज्म की ओर चले गए अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो टैगोर को उससे भी बहुत डर था कि हम लोग ये टेररिज्म का सहारा ले लेंगे नेशनलिज्म के पाथ पर चलते चलते, इसीलिए वो नेशनलिज्म से थोड़ा डर चुके थे। लेकिन मेरे को ये लगा कि जैसे वो इंसानियत की बात करते हैं लेकिन, और वो खुद पॉलिटिशियन थे नहीं तो उनसे पता नहीं ये एक्सपेक्टेशन रखना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि उनको पॉलिटिकली क्या दिखता था कि हिंदुस्तान को क्या होना चाहिए, ये उन्होंने कभी बहुत क्लियर आर्टिकुलेट किया नहीं, क्लियरली बोला नहीं। हम्म। है ना कि भाई कि पॉलिटिकल फॉर्म क्या हो। जैसे गांधी के दिमाग में एक पॉलिटिकल फॉर्म था इंडिया का, हम्म। जो कि रियलाइज नहीं हुआ। उनको था कि हिंदुस्तान एक देश बन जाए, उसके बाद में हर गांव अपने में एक इंडिपेंडेंट, एक विलेज रिपब्लिक का उनका कॉन्सेप्शन था गांधी का। जो कि हुआ नहीं, पर उनके दिमाग में एक विजन था कि हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए। वो उस तरीके से बहुत ही कॉन्क्रीट पॉलिटिकल विजन टैगोर का था नहीं। और वो दिखता है कि गांधी भी कई बार टैगोर को इस तरह से थोड़ा हल्के में लेते थे कि भाई वो पोएट है। हम्म। है ना कि भाई वो कवि हैं और उनकी कवि की कल्पना है, और वो कवि की कल्पना से जो बोल रहे हैं उसको हमको सुनना चाहिए। लेकिन उनको हर चीज समझ में नहीं आती है टाइप से कि भाई वो बहुत ही वो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही उनको ये पॉलिटिक्स और दुनियादारी वाली समझ शायद कम है, ऐसा गांधी को मेरे को लगा कहीं कहीं पे उनको ऐसी फीलिंग थी। हाँ, उन्होंने एक वो स्टेटमेंट भी दिया था ना कि एक कवि कल के लिए जीता है और कल को इमेजिन करता है, लेकिन आज क्या करना है उसके लिए और कुछ रास्ते हो सकते हैं, तो वो उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मेरे को दिखता है मतलब, और वो जो एक वो अगेन वो जो एक हिंदुस्तानी वाली चीज है, मेरे को इवन टैगोर के जो एग्जाम्पल्स हैं जिसके जो वो यूज करते हैं अपने आर्गुमेंट को बट्रेस करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए, वो भी बड़े अच्छे लगे। कि जैसे वो बोलते हैं कि भाई उनको खासकर गांधी की बहुत अच्छी चीज लगी थी कि वो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट चला रहे थे, तो वो बोलते हैं कि हमने नारायण और नारायणी सेना के बीच में नारायण को चुना। हाँ हाँ, ये मुझे याद हाँ, है पढ़ने। ठीक है।
तो उन्होंने काफी जो है वो अपने हिंदुस्तान की इतिहास और इसमें से चीजें चुनते हैं। जैसे वो खुद ब्रह्मो समाज से ही थे, तो उनको somehow वो बुद्धिज्म के थोड़े क्रिटिकल थे, तो हम्म। कहते हैं कि भाई बुद्धिज्म उनको लगता है कि वो निर्वाण वाली चीज है, जो कि थोड़ी सी नाहिलिस्ट है, क्योंकि आप शून्य में जा रहे हैं, राइट, निर्वाण हम्म। का मतलब। हम्म। तो उनको था कि भाई जो ब्रह्म विद्या है, जो कि पॉजिटिव है, आनंद की तरफ जाती है, तो उनको लगता था कि ये जो हम सब कर रहे हैं, ये उस तरफ जाना चाहिए जहाँ पे सारे इंसान, हिंदुस्तान में सब लोग थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअल और इस तरह से, क्या कहते हैं, मतलब ये ओछी हरकतें, लड़ाई झगड़े वाली जो है, इससे हम बाहर निकल के ऊपर उठ जाएं किसी तरह से। बिल्कुल। तो सौरभ, उसमें मुझे ये भी लगा कि गांधी ने इसका जवाब इस तरह दिया था कि वो भी मानते थे कि हमारा जो राष्ट्रवाद है भारत का, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे राष्ट्रवाद में हम लोग किसी को धिक्कार रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि वो हमारे इक्वल्स नहीं है। लेकिन वो भी ये कह रहे थे कि हमारा राष्ट्रवाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। लेकिन आप देखेंगे रियलिटी में ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय ये ब्रिटिशर्स की तरफ भी होने लगा ना, और हम लोग वेस्ट को देखने लगे कि वेस्ट खराब है, उनके संस्कृति खराब है और हम लोग अलग हैं उनसे। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस में अलग हो गया। और गांधी ने ये भी कहा था कि इंटरनेशनलिज्म में वो भी बिलीव करते थे, पर वो कहते थे कि आपको पहले नेशनल तौर पर सोचना पड़ेगा और उसके बाद आप इंटरनेशनल तौर पर सोच सकते हैं। तो पहले आपको अपने ट्राइब, कास्ट वगैरह से हटकर आपको एक राष्ट्रीय तौर पर देखना पड़ेगा, फिर आप अंतरराष्ट्रीय तौर पर देख सकते हैं। तो एक इंटरमीडिएट स्टेज नेशनलिज्म जरूरी है, जबकि टैगोर मानते थे कि ये इतनी जरूरी नहीं है। हम्म। और मुझे लगता है कि फाइनली जो गांधी का व्यू पॉइंट था, ऑब्वियसली वो डोमिनेंट था, और हिंदुस्तान ने वो एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो अपनाया, क्योंकि हाल फिलहाल में थोड़ा हमारा नेशनलिज्म ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन बहुत टाइम तक इंडिया का नेशनलिज्म एक पॉजिटिव फोर्स था। हम लोग कोई एक्सपेंशनरी पावर नहीं थे, हम कोई ऐसा सिद्ध करने नहीं निकले कि भाई हिंदुस्तान दुनिया का सेंटर पॉइंट है, जैसे चाइना सोचता है या जैसे जापान सोचता है कि भाई हमारे यहीं से तो सूरज उगता है टाइप से, हम्म। है ना। तो हमारा, हम्म। हमारे यहाँ देखोगे तो कोई भी हमने ऐसा सिंबोलिज्म नहीं क्रिएट किया, कोई भी हम इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहते थे। तो बाय एंड लार्ज एटलीस्ट 40-50 साल तक तो मेरे ख्याल से जो गांधी ने एक इंडियन नेशनलिज्म का डेफिनेशन बनाया, वो चला कि हिंदुस्तानी नेशनलिज्म एक पॉजिटिव फोर्स है। और वो यूरोप, उन्होंने, ये मुझे गांधी की अच्छी चीज लगी कि ये नहीं, आपको नए कॉन्सेप्ट्स भी तो इन्वेंट करने होते हैं। मुझे टैगोर की चीज में एक आर्गुमेंट में एक खामी ये लगी कि जैसे वो बोलते हैं कि भाई नेशन जो है वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है या कुछ है, हम्म। पर भाई यूरोप में भी तो 300 साल पहले नेशनलिज्म नहीं था। हम्म। कौन सा वो लोग नेशनलिज्म की घुट्टी पी के हजारों साल से जन्मे हुए हैं, हम्म। है ना। तो पहले उनके यहाँ भी नहीं था। हिंदुस्तान में थोड़ा लेट आया, क्योंकि हिंदुस्तान में काफी चीजें लेट आई। हम्म। हम्म, पहले जल्दी आती थी, लेकिन ठीक है, ये हमको मानना ही चाहिए कि भाई पिछले 500-600 साल में काफी सारे नए आइडियाज पहले यूरोप में आए। 1-2 हजार साल पहले नए आइडियाज पहले हिंदुस्तान में आते थे, उनको यूरोप अपनाता ही था ना। हम्म। तो एक ये वाली चीज कि ये हमारा आइडिया नहीं है और ये उनका आइडिया है, मुझे लगता है हर आइडिया को टटोल के तोलना मोलना चाहिए। अगर सब लोग बोलते ये जीरो तो इंडिया से आया है, हम नहीं लेंगे, तो क्या होता सबका। हाँ। तो मुझे लगता है आइडिया कहाँ से आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आइडिया तो आ गया, एक बार तो आ गया, फिर अब आइडिया पूरी दुनिया का होता है। हम्म। उसके बाद हमको उसको, लेकिन ये कि हमको उसको कंटेक्चुअलाइज करना चाहिए, जो कि गांधी ने किया, कि भाई हमको भी नेशन बनना पड़ेगा। हाँ, पर आप जो ये बोल रहे हैं ठीक, टैगोर का भी यही पॉइंट था कि हम लोग नेशनलिज्म अगर इस एक्सटेंट तक लेकर जाएंगे तो हम लोग वैसे ही बन जाएंगे कि हम अंग्रेजों से कोई कुछ क्यों ले। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि भारतीय नेशनलिज्म वो चैलेंज को ओवरकम कर पाया, और हम लोगों ने, हमारा जो नेशनलिज्म था वो इतना एक्सक्लूसिव नहीं था उस तौर पर। लेकिन आज शायद कहानी थोड़ी अलग है, सौरभ। हाँ हाँ, पर फिर भी मेरे को लगता है वो एक्सट्रीम नहीं, और मुझे लगता है वो एक हिंदुस्तान की मजबूरी भी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में वैसा करेंगे तो हिंदुस्तान की विभिन्नता में ही हमारी खटाई पड़ जाएगी। हाँ। क्योंकि जैसे हमने बोला कि हिंदुस्तान में इतनी होमोजेनिटी नहीं है, कि राइट, कि जैसे हम्म। जापान में है या चाइना ने जबरदस्ती क्रिएट कर दी है। हम्म।
अपने देश में रशिया ने कर दिए। ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले विभिन्न देश थे, बाकी देश में भी विभिन्नताएं थी, पर वहां पे उन लोगों ने अपनी विभिन्नताओं को खत्म किया। हम्म। और वो खत्म करना कोई ऐसा नॉन वायलेंट प्रोसेस नहीं है ना, उसमें काफी वायलेंस है। हम्म। तो वो हम करना नहीं चाहते हैं, और हम क्यों भी करें जब हमारे पास में ऑल्टरनेट हमको दिख रहा है कि एक ऑल्टरनेट है जो चल सकता है। बिल्कुल। तो गांधी इस मामले में ऑब्वियसली बहुत प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे, और वो देखते थे कि क्या रियलाइज कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं। और काफी बोल्ड लीडर भी थे, मतलब ये आइडियाज कोई थे तो नहीं उस टाइम पे, उन्होंने ही बनाए। और उन्होंने ऐसे बनाए हैं कि हमको लगता है ये तो बहुत ही नेचुरल आइडियाज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वो ये आइडियाज के ऊपर डिबेट हो रहा था ना, हाँ। और ये बिल्कुल। गांधी ने काफी ओरिजिनल आइडियाज प्रेजेंट किए, और उसको पूरा हिंदुस्तान ऐसे मानता है कि जैसे ये तो बहुत ही ऑब्वियस आइडियाज हैं। तो सौरभ, नेशनलिज्म से ही जुड़ा हुआ एक वाद विवाद का एक और पॉइंट था, ये असहयोग आंदोलन जो हुआ था। ये असहयोग आंदोलन, जैसा लिसनर्स को याद होगा, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में हम लोग पढ़ते थे कि जब जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया और रॉलेट एक्ट आया, उसके बाद गांधी ने सब लोगों को कहा कि हमें ब्रिटिशर से सहयोग बिल्कुल बंद करना चाहिए, मतलब स्कूल छोड़ दो, उनके कपड़े मत यूज करो, या फिर उनसे जो भी हम लोग का आचार था वो बंद कर दीजिए, वो उनका कॉल था। तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा डिबेट था दोनों में। तो दो पॉइंट थे सौरभ जो टैगोर को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। एक तो वो ये कह रहे थे कि आप कैसे कह सकते हैं बच्चों को कि वो स्कूल छोड़ दे, क्योंकि अगर वो स्कूल छोड़ देंगे तो उनकी जीवन में तो उनको बहुत मुश्किलें आएंगी। तो चाहे वो एजुकेशन, उसमें बहुत खामियां हैं, लेकिन फिर भी वह उनकी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये स्कूल छोड़ने का जो आह्वान दिया था गांधी ने, उनका उन्होंने बहुत अपोज किया, और इसलिए उन्होंने लेटर्स भी लिखे गांधी को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और दूसरा तो हम्म। यही पॉइंट था जो आपने कहा कि ये नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, वो बोल रहे थे ये बहुत ही एकदम ऐसा नकारात्मक सी चीज है। तो भारत का जो संदेश होना चाहिए पूरे देश में वो होना चाहिए सहयोग का। तो वो कह रहे हैं कि ये असहयोग चीज ये थोड़ी नेगेटिव है, और जैसे बुद्धा के निर्वाणा कॉन्सेप्ट जैसा। तो वो बोल रहे थे ये नहीं करना चाहिए, और वापस उन्होंने ये पॉइंट लाया नेशनलिज्म का कि अगर हम ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, मतलब इंसानियत में बिलीव करते हैं, तो ये नॉन कोऑपरेशन, असहयोग का एंड पॉइंट यही होगा कि हम लोग सब देशों से रखेंगे, और हम लोग वेस्ट को हेट करने लग जाएंगे। तो ये इसीलिए उन्हें ये बिल्कुल बात पसंद नहीं है। और आप देखो तो मतलब एजुकेशन वाला पॉइंट तो बहुत ही अच्छा था, जिसको गांधी ने एकदम सुन के नहीं दिया एंड हम्म। तक। हम्म। और उन्होंने बोला नहीं, ये सब मैं मेरे को आई मीन बेकार एजुकेशन से अच्छा है कि एजुकेशन ना मिले। हाँ। गांधी का ये पॉइंट था, और हाँ। जबकि टैगोर का पॉइंट बहुत अच्छा था कि भाई बेकार एजुकेशन जो है वो अन एजुकेशन से बेटर है। हम्म। हम्म। ठीक है कि भाई आदमी को एटलीस्ट पढ़ना लिखना आता है, तो ठीक है आपने उसको गलत चीज पढ़ लिखा दी, लेकिन बाद में वो सही चीज भी तो पढ़ लिख सकता है ना। हाँ। उसमें कैपेसिटी तो आ गई पढ़ने लिखने की। हम्म। हाँ। तो हम इतना ज्यादा कभी कभी, ये इनफैक्ट हाल फिलहाल में भी मेरे को किसी और ने ये बहुत ही अच्छी चीज बोली थी, कि कहता है हिंदुस्तान में इतना ज्यादा डिबेट होता है कि हमने हिस्ट्री में ये वाले रूलर को ज्यादा बड़ा बना दिया कि हम उसको ज्यादा बड़ा बना दें। कहता है कम से कम सब लोग पढ़ना लिखना तो सीख जाओ भैया, उसको कुछ भी सिखा दो, हम्म। हम्म। उसके बाद देखा जाएगा। और थोड़ा मेरे ख्याल से आई मीन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मींस बिगर देन एंड्स वाला चीज है इसमें, कि इसके मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक अच्छा सेकंड बेस्ट सोल्यूशन है। बेसिकली टैगोर का ये था कि अनलेस हम कोई बेटर एजुकेशन का ऑल्टरनेटिव नहीं देते हैं, तो हमको कोई हक नहीं है कि बच्चों की एजुकेशन को हम बंद करवा दें। हाँ। तो सौरभ, यहाँ पे देखिए रूल्स थोड़े, रोल थोड़े स्वॉप हो गए हैं। मतलब टैगोर इंस्ट्रूमेंटल चीज के बारे में कह रहे हैं, और गांधी थोड़े एक प्रिंसिपल्ड व्यू पॉइंट ले रहे हैं, जबकि नेशनलिज्म वाले डिबेट में थोड़ी अपोजिट था चीज। हाँ हाँ, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। मतलब हम किसी को भी एकदम कोई एक टेम्पलेट में नहीं डाल सकते कि ये हमेशा ऐसा करता है और वो हमेशा वैसा करता है। मेरे ख्याल से हर एक अलग टाइम पे अलग चीज करता है, क्योंकि मेरे ख्याल से टैगोर ने एजुकेशन के बारे में ज्यादा डीपली सोचा हुआ था। उन्होंने खुद से स्कूल बनाया था, कॉलेज बनाया है, यूनिवर्सिटी बनाई थी। और गांधी ने घर में एक आश्रम टाइप एजुकेशन का एक्सपीरियंस था उनका। उससे ज्यादा तो उन्होंने एजुकेशन में टैगोर जितना डीप
काम तो किया नहीं था। हाँ, एक्चुअली गांधी ने ये कहा भी था कि लिटरली ट्रेनिंग को वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इन्होंने इस ये वर्ड्स भी यूज किए थे, और वो कह रहे थे कि अंग्रेजी एजुकेशन हमें आखिरकार एक क्लर्क बना रहा है, और ये क्लर्क बनाने वाली जो मानसिकता है उसे बदलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर उसके लिए हमें स्कूल छोड़ना है तो स्कूल छोड़ देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि फिर ये एक पॉइंट था कि इसीलिए वो इंग्लिश एजुकेशन से एकदम इम्प्रेस्ड नहीं थे। दूसरा जो ये पॉइंट था कि ये नॉन कोऑपरेशन एक नेगेटिव चीज है, उसको गांधी ने बोला कि नॉन कोऑपरेशन जो है वह आज की डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त तक हमारी देश में एक क्षमता ही नहीं थी कि हमारे जो ब्रिटिश ऑपरेसर्स थे उन्हें ना कह सके। तो ये बोल रहे थे नॉन कोऑपरेशन से हमें ये ना कहने की शक्ति आएगी, हम लोग उनको बोल जाएंगे कि अब बस, अब हम लोग नहीं सहेंगे आपकी ज्यादती। तो ये पावर था नॉन कोऑपरेशन में, गांधी कह रहे थे। और वो कह रहे थे कि आजकल के टाइम में हमें और तीसरा विकल्प है भी नहीं। या तो एक विकल्प है कि हम हिंसा का समर्थन ले, या फिर हम लोग असहयोग का समर्थन ले जो कि नॉन वायलेंट भी होगा। लेकिन तीसरा कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे कि हम लोग अंग्रेजों का मुकाबला कर पाए। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा। और तीसरा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा सौरभ, और ये थोड़ा मेटाफिजिकल पॉइंट है तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। वो ये कह रहे थे कि असत्य को नकारना उतना ही जरूरी है जितना सत्य को स्वीकारना। तो वो ये कह रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन में ऐसा कोई नकारात्मक वैल्यू नहीं है, और इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि ना कहने में भी बहुत वैल्यू है। और इसीलिए वो कहते हैं कि उपनिषद भी अंत में तो नेति नेति से ही समाप्त होते हैं, तो उसमें भी एक पॉजिटिव वैल्यू है ना कहने की। हाँ, तो ये आई मीन, और ये जैसा हम शुरू से कहते आ रहे हैं, राइट, वो बहुत ही अच्छे आर्गुमेंट्स जो हैं हिंदुस्तान के पुराने लिटरेचर और साहित्य और स्क्रिप्चर्स में ढूंढते हैं। ये मुझे मतलब सारी पूरी डिबेट में मेरे को बहुत ही बढ़िया चीज लगी। ऐसा नहीं है कि वो कहीं क्या कहते हैं, आई मीन सिर्फ शेक्सपियर और यीट्स वगैरह को कहीं कोट वोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इनका दो, लेकिन अब इसमें मुझे लगता है गांधी ने देखो इतना इंग्लिश एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन वो खुद भी तो उसी एजुकेशन के प्रोडक्ट थे। पर वही है, उसके बाद उन्होंने त्याग दिया ना ये सब। वो बैरिस्टर बने, यूके, इनफैक्ट यूके जाके भी पढ़ के आए। हाँ, उसके बाद ठीक है त्याग दिया, पर आपने, और मुझे लगता है वही टैगोर का पॉइंट था, आपने उतनी सब पढ़ाई करी तो आपको और पढ़ने की समझ आई ना। और आपको पढ़ने की समझ आएगी तो आप जो पढ़ रहे हैं आप उसको भी क्रिटिसाइज कर पाओगे। हाँ। ऐसा थोड़ी है कि जो आप पढ़ रहे हो कि आप कोई रोबोट तो नहीं हो ना जिसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। हाँ। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप एनालाइज भी तो किसी लेवल पे कर रहे हो। और मुझे तो लगता है कि लोग कभी कभी एजुकेशन को ना थोड़ा ओवर वो करते हैं, ज्यादा जो घुट्टी पिलाओ बच्चों को ना, बच्चों को तो वही पसंद नहीं आता है। हाँ। तो उस बच्चे तो नेचुरली क्वेश्चनिंग होते हैं और रेबेलियस होते हैं, उनको कुछ बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाओगे तो वो देख के उनको वो उसमें ही मीन मेक ढूंढेंगे। और यही एक नेचुरल चीज है, राइट, कि हम हर चीज को क्वेश्चन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बच्चे तो करेंगे ही करेंगे। तो गांधी ने भी वो चीजें पढ़ी, उनको पसंद नहीं आई तो उनको छोड़ दिया ना। तो ये एक गांधी का तो एक ये ओवरऑल है, उनमें थोड़ा वो बापू वाला चीज है ना, उनको उनको हर लगता था मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या ठीक है, तो मैं बताऊंगा तुमको, तुम ये करो। ठीक है, तुम खुद से तो समझ नहीं सकते हो कि तुमको क्या करना चाहिए, मैंने बहुत साल लगा कर तपस्या करके समझ लिया है क्या ठीक है, मैं बता रहा हूँ चुपचाप से कर लो। जबकि टैगोर का माइंडसेट एक ऐसा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर टाइप कि भाई बच्चों को हमने सब आइडियाज दे दिए हैं, अब करने दो उनको जो करना है। हाँ सौरभ, और एक्चुअली वो स्वराज को भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना टैगोर। वो कहते हैं कि स्वराज का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि हमारा पॉलिटिकल रूल होगा, बल्कि स्वराज एक आंतरिक चीज भी है, और हर इंसान अगर खुद सोच सकता है और खुद असहमति जता सकता है दूसरों के विचार से, तो वह असली स्वराज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें दिखता है उनमें एक वो इंडिविजुअल लिबर्टी वाली जो चीज थी ना वो बड़ी स्ट्रांग है टैगोर में। गांधी में काफी सारी बहुत ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल लिबर्टी को इम्पोर्टेंस देते हैं, पर उतनी ज्यादा नहीं जैसी टैगोर देते हैं। हाँ, ये अच्छा डिस्टिंक्शन है। और जो दूसरा वाला जो तुमने जो चीज बोली वो हमको दिखता ही है, जो टैगोर की वार्निंग है वो तो सच ही हुई ना। फाइनली हम अभी भी सब ये सब
अखबारों में दिखता रहेगा कि भाई हम अपनी चीजें बाहर वालों को बेच रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कॉलोनियलिज्म आ जाएगा, ये सारी चीजें यूज होती रही इंडिपेंडेंट इंडिया तक में, राइट। हम्म। ये लोग यूज करते रहे नेशनलाइजेशन करते समय, बाहर की कंपनीज को इंडिया से भगाते हुए। जब लिबरलाइजेशन हुआ तो क्रिटिसाइज करने के लिए लोग यही आर्गुमेंट्स यूज कर रहे थे। तो सोचो, गांधी के शुरू किए हुए जो आर्गुमेंट्स थे वो अब तक चलते आ रहे थे, उनके हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट। अभी भी तो चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत और क्या है, यही तो बोल रहे हैं हम हाँ कि हाँ निकाल बिल्कुल। दो सब हाँ हाँ फॉरेन बिल्कुल कंपनी। बिल्कुल। हाँ, तो ये विचार गए नहीं उस मामले में। टैगोर ने ठीक बोला, क्योंकि ये विचार कोई नए तो नहीं थे। पहले हिंदुस्तान में कोई ऐसी फीलिंग तो नहीं थी, पूरे दुनिया से लोग आते थे, तो कोई ऐसा नहीं बोलता था कि ये बाहर वाले आ गए। हम्म। अब पुरानी कोई भी चीज पढ़ो तो बाहर वालों के खिलाफ कोई इतना ऐसा सस्पिशन टाइप नहीं था इंडिया में। हम्म। पुरानी जितनी भी चीजें पढ़ो तो दिखता था, मतलब इतने सारे राजाओं वगैरह के जो एडवाइजर थे वो तो सारे फॉरेनर होते थे। आज की डेट में किसी प्राइम मिनिस्टर का अगर एडवाइजर फॉरेनर होगा तो बवाल हो जाएगा, हाँ। है ना। ऑलमोस्ट हमारी सारी आर्मीज थी इंडिया की, जो उनमें यूरोपियन लोग जो हैं वो आर्मी में एडवाइजर होते थे। हम्म। आज के डेट में पॉसिबल है ये? वही तो। हाँ, नहीं, और आप देखिए सौरभ, हमारा जो ये स्ट्रगल था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, उसमें भी अंग्रेजों लोगों ने भी योगदान दिया था, कुछ कुछ लोगों ने। जैसे हम लोग टैगोर गांधी की बात कर रहे हैं, उनके एक घनिष्ठ मित्र थे CF एंड्रूज, दोनों के मित्र थे वो, उन्होंने भी अंग्रेजों सरकार के खिलाफ अपनी बातें जताई और विरोध जताया। हाँ, और दोनों के बहुत करीब थे, हम्म। टैगोर के भी और गांधी। और मेरे को इतने सारे लेटर दिखे जहाँ गांधी जो है वो थैंक्स ही करते रहते हैं कि भाई एंड्रयू को आपने मेरे पास भेज दिया, मेरे को बहुत ज्यादा, क्योंकि आई थिंक वो टैगोर के पहले ही ज्यादा घनिष्ठ थे। ऊर्जा मिल गई। हाँ तो बिल्कुल। और CF एंड्रयूज थे, एनी बेसेंट थी, बहुत लोग थे उस टाइम पे। तो सौरभ, अब तीसरी चीज पर आ जाते हैं। ये तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया राष्ट्रवाद और असहयोग आंदोलन पे। अब तीसरी चीज ऐसी है जिसपे मतलब टैगोर को एक चीज से खास घृणा थी, और वो थी चरखा। तो ये चरखा के विरुद्ध में बिल्कुल। क्यों थे टैगोर, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, गांधी जी ने सबका बड़ा चरखा चलाया एक्चुअली। ठीक है, तो गांधी जी ने सबसे चरखा चलवाया भी और सबका चरखा चलाया मेरे हिसाब से। अच्छा। तो एक्चुअली चरखा बड़ा ही विचित्र चीज है। मतलब किसी भी लॉजिकल चीज तरह से एक्चुअली एनालाइज करो तो उसके इकोनॉमिक रीजंस भी थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उस टाइम पे हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। हम्म। ठीक है, तो चरखा एक बहुत बड़ा सिंबल था कि हम उसके अगेंस्ट, जो उन्होंने हिंदुस्तान टेक्सटाइल का नंबर 1 प्लेयर था दुनिया में, और हम्म। टेक्सटाइल उस टाइम की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। हम्म। जैसे आजकल प्रॉब्ली कार्स और ये सब बाकी चीजें बड़ी इंडस्ट्री हैं, टेक्सटाइल उतनी बड़ी नहीं है, पर उस जमाने में टेक्सटाइल बहुत सबसे बड़ा सेक्टर था एक्चुअली जीडीपी का। और हिंदुस्तान उसमें नंबर 1 था बहुत सेंचुरीज तक। और अंग्रेजों ने बहुत ही सोच समझकर हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया अच्छे हम्म। से। हम्म। और काफी फोर्स करके इंपोर्ट्स भी करते थे यूके से अनफेयर तरह से, और हिंदुस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर को दबाते भी थे। हाँ, एक्सचेंज रेट्स बहुत ऐसे रखे थे सौरभ, जिससे कि हम लोग रॉ मटेरियल्स ही एक्सपोर्ट कर पाते थे और इंपोर्ट्स बहुत चीप हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हिंदुस्तान में इंडस्ट्री डेवलप भी नहीं होने देते थे हम्म। कि मिल विल लगानी है टेक्सटाइल की या ये सब करना है। वो लोग इन सब चीज़ों को होने भी नहीं देते। तो काफ़ी जो ये उन्होंने बेसिकली जिसको कहते हैं नॉन ट्रेड बैरियर टाइप्स बना दिए थे, हम्म। जिससे कि हिंदुस्तान का सेक्टर एकदम डूब जाए। और कुछ कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से इन जनरल भी हो रही थी। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ सिर्फ अंग्रेज़ों ने किया। हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी भी नहीं डेवलप हो रही थी, तो हम लोग अपना टेक्सटाइल सेक्टर को इनोवेट भी नहीं कर पाए उतना। तो जो भी रीजन रहे हो, लेकिन गांधी ने बहुत ही अच्छे से समझा कि कौन सा सबसे बड़ा इकोनॉमिक मुद्दा है और उसको किसी एक इंडिविजुअल से कैसे जोड़े। तो हम्म। ये इतनी सब कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक्स किसी को क्या समझाओगे। हाँ। हाँ। लेकिन उन्होंने ये चरखा वाली बड़ी बढ़िया चीज बनाई, हर आदमी घर में। और दूसरा एक और चरखे का सिंबोलिज्म जबरदस्त देखो, हम्म। कि भाई चरखा चला के क्या करते हो आप, कुछ कर सकते हो किसी को। नहीं। तो आप किसी के खिलाफ कुछ नेगेटिव भी नहीं कर रहे हो कुछ। भाई आपको एक सूत चाहिए हम्म। और घर में टाइम चाहिए, आप आधा घंटा घर में चरखा भी चलाओगे एक दिन, हम्म। तो आपको लगेगा जैसे आपने हिंदुस्तान के आंदोलन में पार्ट लिया। हाँ। हाँ। हम्म।
तो एक एक जबरदस्त, एक तो उन्होंने चीज ऐसे पकड़ी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंडिया के लिए, इकोनॉमिक। उससे वो इंग्लैंड को चोट भी पहुंचा रहे थे कि हम आपके इंपोर्ट कम करेंगे हम्म। कपड़ा नहीं खरीद के। और तीसरा, हर कोई घर में चरखा चला करके बिना अंग्रेजों से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किए, आपको बाहर जाके पत्थर नहीं मारना है, कुछ नहीं करना है भाई। हर हर आदमी तो जो है ये काम नहीं कर सकता ना। मतलब हिंदुस्तान में जो भी करोड़ों लोग थे उस टाइम पे, सब लोग तो सड़क पे आके लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते थे। हम्म। हम्म। लेकिन घर में सब लोग चरखा चला करके इस आंदोलन का पार्ट बन सकते थे। हम्म। और एक बहुत रियल तरह से भी और सिंबॉलिक तरह से भी। तो एक चरखे को उन्होंने इतना सेंट्रल पीस बनाया। जो सोचो, चरखा तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे में ही था, इतना हाँ। सेंट्रल पीस था चरखा। हम्म। अब टैगोर को लेकिन ऐसी खार जबरदस्त उससे, ठीक है, कि भाई ये क्या बेवकूफी की चीज तुमने लगा दी है सबको। हम्म। हाँ, ये क्या मतलब है कि सब लोग अपनी कपड़े खुद बुनेंगे। और उन्होंने वो भी एक बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी पे जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोई एकदम पोएटिक स्टाइल से, हाँ। कि भाई ये थोड़ी अगर हर कोई अपनी चीज खुद थोड़ी बनाता है, हाँ। तो ये क्या तुम बेवकूफी सब लोगों को सिखा रहे हो कि तुम अपना कपड़ा खुद बनाओ। हम्म। हम्म। सब लोग अपनी चीज खुद बनाएंगे तो उससे तो आप पॉवर्टी की तरफ जाते हो ना। हम्म। तो काफी इलॉजिकल इकोनॉमिक स्टेप लगता है, पर जबरदस्त पॉलिटिकल स्टेप था मेरे हिसाब से। और यहीं पे एक फर्क दिखता है कि गांधी एक पॉलिटिकल जीनियस थे, हम्म। और टैगोर एक प्रैक्टिकल आदमी थे जो कि ऑब्वियसली बहुत इंटेलेक्चुअल थे, और उन्होंने इंटेलेक्चुअल एनालिसिस किया चरखे का, तो चरखा तो फेल होना ही था। हाँ। बिल्कुल, हाँ। तो सौरभ, इसमें गांधी साफ साफ कहते भी हैं एक लेटर में टैगोर को कि मेरे हिसाब से अर्थशास्त्र और नैतिकता में कोई फर्क नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। हम्म। तो वो कहते हैं कि हम्म। जो अर्थशास्त्र किसी को एक्सप्लॉइटेशन में यूज हो रहा हो, किसी का शोषण हो रहा हो उस अर्थशास्त्र का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और उन्होंने इस फ्रेम में से ही देखा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी। तो वो बोल रहे थे कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अंग्रेजों के कपड़े आ रहे हैं, वो सब ऐसा अर्थशास्त्र है जिससे भारत का नुकसान ही हो रहा है, और इसीलिए वो इसको एकदम इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। और वो कह रहे थे कि बिल्कुल। इससे और निकलना है। उन्होंने चंपारण में देखा भी होगा, जो उनका पहला बड़ा आंदोलन था नील की खेती के खिलाफ। हम्म। तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हमेशा नील रहा था। नीला रंग हिंदुस्तान से ही निकल के आता था। हम्म। सोचो, उसका नाम ही इसलिए इंडिगो है ना, हाँ। हिंदुस्तान से। हाँ। हाँ। ठीक है, तो वो नीला रंग हजारों साल से हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमको नील की खेती करनी आती थी, नीला रंग बनाना आता था। इनफैक्ट ये जर्मनी ने हमारा, जब उन्होंने एनिलीन बनाया और उन्होंने सिंथेटिक नीला कलर बनाना शुरू किया, तो ये हमारी एक्चुअली मोनोपोली ब्रेक हो गई। हम्म। पर अंग्रेजों ने इस चीज को जो है एक एक्सप्लॉयटेटिव चीज बना दी थी। ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तानी लोग उसमें अमीर हो रहे थे। ये वाला बिजनेस इतना लुक्रेटिव था कि अंग्रेजों ने उसको अपने कब्जे में कर लिया था। जैसे अफीम का बिजनेस था। हम्म। अफीम के बिजनेस में कितने हिंदुस्तानी फार्मर को थोड़ी पैसा मिलता हाँ। था। हाँ। वो तो बीच में जो ट्रेडर्स थे और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पैसा बना रहे थे। तो अफीम की तरह नील भी था। तो आई थिंक गांधी ने वो देखा था कि कितना ऑप्रेसिव है टेक्सटाइल, एटलीस्ट ऑप्रेसिव अंग्रेजों ने बना दिया है। बिल्कुल। लेकिन जो टैगोर का एनालिसिस था, और ये तुमने बहुत अच्छा चीज बोला कि मतलब जो गांधी का ये चीज था कि नैतिकता और अर्थशास्त्र को उन्होंने जो इतना मिक्स करके रखा हुआ था, तो इस तरह से देखा जाए तो गांधी थोड़े पावर्टेरियन टाइप, उनको लगता था कि गरीबी वरीबी ठीक है, उनको इंसान को वेल्थ और इकोनॉमिक वेलबींग में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हम्म। इसीलिए वो विलेज रिपब्लिक वगैरह वाला जो भी आइडिया है, उससे कोई देश अमीर थोड़ी हो सकता है, गरीबी होगा। और हम्म। तो यहाँ पे दिखता है कि ये कंटिन्यूटी है उनके थॉट में। मुझे लगता है उनको लगता था उससे ही समृद्धि आ जाएगी, उनको। ना ना, मेरे को हम्म। नहीं लगता उन्होंने कभी हम्म। समृद्धि की बात नहीं करी। हम्म। उनको लगता था ये अच्छा नैतिक जीवन है जीने के लिए। हाँ, वो समृद्धि की बात ही नहीं करते थे। वो भी है। क्योंकि उस टाइम पर आई एम श्योर गांधी बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी पढ़ी होगी एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन। ऐसा थोड़ी है कि उनको नहीं पता होगा हाँ। उन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में, है ना। पर उनको उनमें इंटरेस्ट ही नहीं था। उनको नहीं लगता था कि कोई अमीर होना कोई ऑब्जेक्टिव है क्या। हम्म। छोटी चीज है। हम्म। ये सब छोटी मोटी चीज है। आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, आपका नैतिक जीवन होना चाहिए। और वो खुद ही बहुत ही सादगी से, उनको लगता था पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ साबरमती आश्रम हो तो बढ़िया है। हम्म।
है ना, वो उन्होंने आइडियल बनाया था ना, वो अपना आइडियल खुद जीते ही थे। और वहीं पे दूसरा भी दिखता है, मेरे को लगता है कि टैगोर को लगता होगा कि भाई हिंदुस्तान में कोई 1 करोड़ विश्व भारती हो तो बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, ये अच्छी बात कही आपने, हाँ बिल्कुल। और सौरभ, एक्चुअली चरखे में एक बड़ा पॉइंट ये भी था टैगोर का, जो वो कह रहे थे कि ये चरखा जो लोग सब अपने घर पे कर रहे हैं, ये ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं गांधी को। तो इससे उनको बहुत घृणा थी कि हम लोग स्वराज थोड़ी ना ऐसे हासिल कर लेंगे अगर हम लोग सब लोगों को बोले कि तुम आज ये काम कर लो और सब लोग उसको फॉलो करने लग जाए। तो ये उनको बहुत बात खटक रही थी कि हम लोग कैसे एक मैजिशियन के सामने आ गए हैं, जादूगर आ गया है, जादूगर हम लोगों को हिप्नोसिस कर रहा है और हम लोग उसके कैद में आ गए हैं, उस माया जाल में। वो जो बोल रहा है वो हम करेंगे, चरखा बोलो चरखा करेंगे। तो इसलिए उनको लगा कि ऐसे इस तरीके से स्वराज नहीं आ सकता कभी। हाँ हाँ, तो लेकिन ये तो जैसा हमने पहले बोला, गांधी को लगता है, और गांधी तो थे ही मैजिशियन कुछ, वो तो मेरे को लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है हम्म। कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को, अगर आप, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक वाली चीज तो है नहीं, ये कुछ मैजिक वाली चीज होती है ना, जिसमें इसको समझना मुश्किल है हम्म। कि कैसे कोई इंसान कुछ बोलता है तो करोड़ों लोग मानने लगते हैं। हाँ, पर उससे तो नुकसान भी इसको तो होता है, वो पॉइंट बोल रहे थे बिल्कुल टैगोर। बिल्कुल। और वो दिखता है ना, वो मुझे एपिसोड बड़ा बढ़िया लगा कि जैसे दोनों ही गांधी और टैगोर कास्ट के काफी खिलाफ थे। हम्म। लेकिन विश्व भारती में खुद टैगोर जो है वो, वहां पे कास्ट सेग्रीगेटेड डाइनिंग होती थी कि हर हर कास्ट वाले लोग अपना अपना डाइनिंग हॉल चलाते थे, हम्म। क्योंकि टैगोर कहते थे ये खराब है लेकिन तुम खुद से समझो। हम्म। और गांधी गए वहां पे, उन्होंने सबको बोला साथ में खाना खाओ, उसके बाद सब लोग साथ में खाना खाने लगे। हाँ। ठीक है। तो टैगोर खुद भी इस चक्कर में आ गए थे कि ये तो सही में जादूगर है, और उसमें उनको अच्छा लगा क्योंकि वो उस पॉइंट से एग्री करते थे हम्म। कि ये बहुत बढ़िया चीज है कि लोगों ने अच्छी चीज उनकी फट से मान ली, उन्होंने बस एक बार बोला और उसके बाद लोगों ने मान लिया कि ये तो ऐसे करना चाहिए। हम्म। तो लेकिन लेकिन टैगोर वो नहीं, तो इसलिए आई थिंक टैगोर ये चीज बहुत एडमायर भी करते थे गांधी की। हम्म। और वो मेरे ख्याल से उस चीज से लोगों को सतह भी कर रहे थे कि भाई इससे जरा बच के रहो। हम्म। और एक और पॉइंट था सौरभ इसमें, जो इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट है, वो तो टैगोर ने बहुत अच्छे से बोला था कि हम लोग जो है फॉरेन फोर्सेस, जो एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी है, उसका हम लोग मुकाबला किसी ओल्ड तरीके से नहीं कर सकते। तो वो यही कह रहे थे कि आप चरखे से क्या रियलिस्टिकली कर पाओगे। आप चरखे से ऐसा तो नहीं है कि आप अंग्रेजों की जो मशीन मिल से बन रही थी क्लॉथ, उसको हम लोग पूरे देश और पूरे विदेश में हम लोग वापस डिस्प्लेस कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो वो प्रैक्टिकली बिल्कुल बोल रहे थे कि ये सब चरखा वर्का करना सिर्फ सिंबॉलिक है, और आपको शायद सिंबॉलिज्म का फायदा भी उठ जाएगा, लेकिन उसका रियलिस्टिक तौर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और वो ये भी कह रहे थे, एक बहुत अच्छी बात है, कंपैरेटिव एडवांटेज जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं उसके बारे में वो यही कहते हैं कि स्वराज है इस तरीके से नहीं आएगा कि एक इकोनॉमिस्ट, एक पोएट, ये सब अपने काम छोड़ के सब अपने चरखा चलाने लग जाए, उससे कोई स्वराज नहीं आने वाला। वो कह रहे थे कि स्वराज करने के लिए सब लोगों को अपने काम जिसमें वो माहिर है उसे अच्छे से करेंगे, तभी स्वराज आएगा। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी दिखता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी चलाते थे तो स्पेशलाइजेशन में बिलीव करते थे ना। हाँ। हम्म। ठीक है। तो गांधी जो है, गांधी का लेकिन व्यू पॉइंट अलग था। उनके साबरमती आश्रम में सब लोग सब काम करते थे, भाई एक ही आदमी को ये ऊपर से नीचे सब काम, एक हर इंसान को सब कुछ करना चाहिए, जैसा कि गांव में लोग करते हैं। हम्म। हम्म। हाँ, गांव में लोग काफी हरफन मौला होते हैं, हम्म। जो कि शहरों में नहीं होते हैं। मतलब हम लोगों का अगर कुछ पाइप वाइप खराब हो जाए, प्लम्बर के बिना हमारा तो काम नहीं चलता। हम्म। गांव में मतलब मैं कभी कभी फार्म पे जाता हूँ जहाँ पे गांव में है, राइट, हम्म। वहां पे मेरे को, मैं बोलता हूँ अरे पाइप खराब हो गई है, प्लम्बर को बुलाना है। सब लोग बोलते हैं प्लम्बर और प्लम्बर क्या, वहां पे हर इंसान पाइपें ठीक कर देता है भाई। हाँ। हम्म। ठीक है, हर इंसान को डंडी मार के इलेक्ट्रिसिटी निकालना आता है। हम्म।
ठीक है। तो काफी हरफन वाला होते हैं गांव में लोग, और मेरे ख्याल से साबरमती आश्रम का तो गांधी का इसी तरीके का था कि सब लोगों को एकदम स्वावलंबी होना चाहिए और इसी तरीके की लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो उनको उनको तो गांव वाला जो थोड़ा अप्रोच था, और उससे वेल्थ थोड़ी बनती है। हम्म। वेल्थ तो स्पेशलाइजेशन से बनती है ना, जैसा हमको पता है। हाँ। सौरभ, इसमें मुझे याद है टैगोर ने एक बहुत अच्छा ऐसे ही पैराबल दिया था इसके बारे में। वो विष्णु चक्र जो है, वो बोल रहे थे कि ये जो विष्णु चक्र है ये प्रगति को सिंबलाइज करता है। तो वो ये बोल रहे थे कि विष्णु चक्र, अगर हम लोग ये चरखे की बात पर ही अटक गए और हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर ना नहीं बढ़े, तो ये तो विष्णु के चक्र के अगेंस्ट जा रहे हैं हम, हाँ, प्रगति के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो वो बोल रहे थे जिसके पास विष्णु के चक्र की बात हम लोगों ने नहीं समझी, तो हम लोगों को लक्ष्मी भी नहीं मिलेगी उसके साथ हाँ साथ। देखो, ये मतलब टैगोर का जबरदस्त, देखो सिंबल, वो भी सिंबल चूज कर रहे हैं लेकिन अलग पॉइंट्स रखने के लिए। हाँ, तो ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा और कि ऑब्वियसली तो, और इसमें देखो दिख रहा है टैगोर वैसे पोएट है पर वो लॉजिकल बात कर रहे हैं, और गांधी पॉलिटिशियन है और वो सिंबलिज्म की बात कर रहे हैं। यूजुअली पोएट सिंबलिज्म करता है और पॉलिटिशियन रियलिस्टिक बात करेगा, हाँ, पर इधर उल्टा है। ठीक है। तो सौरभ, अब नेक्स्ट हाँ। चीज पर आ जाते हैं। ये तो चरखा पे डिस्कशन था और इस पर बहुत सारे लेटर्स हैं, बहुत लंबे लंबे लेटर्स हैं। और एक तो बहुत अच्छा द ग्रेट सेंटिनल नाम का गांधी का फेमस स्पीच है, वो बहुत पढ़ने लायक है। ये सब पढ़ने लायक है और हम लोग वो बुक की लिंक भी देंगे शो नोट्स में। लिसनर्स से निवेदन है कि जाके खुद पढ़िए। तो अब नेक्स्ट इस पर आते हैं सौरभ, एक जो है तर्क के ऊपर, रीजन, जो रीजन का हम्म। प्रयोग करके हमको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इस पर भी ऑब्वियसली हम लोगों ने ये सब जो बात की, चरखे में रीजन की तो कम है, तर्क है ही नहीं इसमें। इसमें कुछ और चीजें हम्म। हैं, जादू है इसमें। तो टैगोर और हाँ। गांधी में इस बात पर भी बहुत ये अपोजिशन था। और एक ये बिहार अर्थक्वेक का जो हुआ था, उसमें उसकी वजह से टैगोर और गांधी में रीजन के ऊपर कुछ लेटर्स हुए थे। तो ये इसके बारे में कुछ बताइए, ये अर्थक्वेक क्या क्या हुआ था और उसके बाद क्यों ये डिबेट शुरू हुआ। अरे मतलब अर्थक्वेक वाला तो मुझे काफी जबरदस्त लगा था। मतलब बिहार में अर्थक्वेक आया तो गांधी ने उस टाइम पे वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ काफी आंदोलन कर रहे थे। हम्म। तो उन्होंने बोला भाई ये अर्थक्वेक आया है क्योंकि हम ये छुआछूत करते हैं ना, तो भगवान ने हम पे प्रकोप कर दिया। हम्म। हम्म। तो तो टैगोर तो एकदम आपा ही खो बैठे हाँ। कि भैया ये क्या बकवास तुम कर रहे हो। हाँ। ये कोई नेचुरल फिनोमिना हमारी हरकतों की वजह से थोड़ी होता है, ये होते हैं नेचुरल फिनोमिना। ये थोड़ी है कि कल आंधी आ गई, ये आ गई। ये तो तुम आदिवासी टाइम पे हमको ले जाओगे कि भाई आज सुबह हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया तो देखो बिजली कड़कने लगी। हाँ। हाँ, हाँ। तो तो तुम क्या उल्टी सीधी बात लोगों के साथ में कर रहे हो। हम्म। और गांधी देखो अड़ियल एकदम हम्म। है, मुझे लग रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। हाँ। ठीक है। हम्म। मतलब कहीं कहीं पे जो डिबेट है वो डिबेट भी कुछ अलग ही टाइप का डिबेट है। ठीक है। हम्म। टैगोर बोल रहे कि तुम बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, लिटरली ऐसे ही उन्होंने उनको बोला। हम्म। और गांधी बोल रहे मुझे लगा। हम्म। अभी क्या करें, हाँ, अभी मुझे लगा तो। मुझे लगा और ऐसा एक कनेक्शन से मुझे अच्छा महसूस हुआ। मुझे अच्छा महसूस हुआ, हाँ ये ऐसे कई कनेक्शन लोग भी हैं जिनको अच्छा महसूस हुआ होगा, तो ये सही है, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ। 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 तो एक तरफ वो क्रिटिसाइज करते हैं कहीं कहीं पर टैगोर को कि ये तो फीलिंग वाला पोएट है, ओके, उसको पता हम्म। नहीं है। हाँ। और यहाँ पे मेरी मेरी फीलिंग फीलिंग, तुम्हारी फीलिंग पानी, ऐसा टाइप से। हाँ। हाँ। हाँ, और बहुत अच्छी बात कही टैगोर ने इसमें कि जो प्राकृतिक है उसका कारण भी प्राकृतिक होगा, थोड़ा थोड़ी ना आध्यात्मिक कारण होगा उसका। लेकिन हाँ। और वही है वो, ये बात वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो बोल रहे थे कि भारत में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग तर्क का सहारा नहीं लेते। और आज आप ये तर्क हम्म। लगा रहे हो एक अच्छी चीज के लिए, जो गांधी बोल रहे थे छुआछूत के बारे में, टैगोर उस बारे में उनसे बिल्कुल सहमत थे। उनको भी छुआछूत से सख्त घृणा थी, उसको निकालना चाहते थे। लेकिन वो कह रहे थे कि आज आप ये अतार्किक चीज लगा रहे हो अनटचेबिलिटी के खिलाफ, कल को आप किसी अच्छी चीज के खिलाफ भी लगाओगे और लोग उसे मान लेंगे, क्योंकि वो मानते हैं किसी जादूगर को। तो इसीलिए उनको बहुत घृणा थी इस बात से।
बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये टाइप की चीजें हैं, तभी तो आई मीन इंडिपेंडेंट इंडिया में भी लोग इस तरीके की चीजें करते थे ना, कि भाई डैम बन गया तो पानी में से उसका सार निकल जाएगा, और ये सब टाइप की फालतू की चीजें। अच्छा। हाँ। ठीक है। तो हम्म। बिजली हमने बना ली पानी में से, तो पानी में तो जान ही नहीं रहेगी, तो पानी पीने से फिर हमारा क्या होगा, और ये सब फालतू की चीजें। तो मुझे लगता है कहीं इन चीजों का स्रोत जो है ये सब रहा है। तो ये कुछ कुछ जगहों पे मुझे लगता है, कुछ क्या काफी जगहों पे गांधी काफी इमीडिएट पॉलिटिकल गेन देखते हैं, और मेरे ख्याल से इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम्म। हम्म। क्योंकि हाँ। गांधी शायद खुद को उनको नहीं मालूम होगा कि मतलब गांधी का इम्पैक्ट इतना बड़ा है इंडिया में, कि वो जो कहीं पे वो जब, मेरे को लगता है इन चीजों में इन वे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम्म। है ना, कि गलत चीज का सहारा ले रहे हैं सही चीज को भले करने के लिए। हाँ, और ये अलग चीजों में दिखता है, जैसे खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने मतलब खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया, क्योंकि वो उस टाइम पर चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाए, लेकिन वो बेवकूफी की चीज थी ना उस टाइम पे। हम्म। पर उनको लगा कि अभी करना अच्छा है, क्योंकि उसका एक इमीडिएट पॉलिटिकल एडवांटेज था, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म तो पॉलिटिकली प्रॉब्लम ही हुई ना इंडिया में। वही। तो वही तो टगोर कह ये रहे थे। काफी जगहों पे मुझे लगता है कि एक, हाँ, एक जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जिसको बोलते हैं हम्म। गांधी की, वो तो थी। और अब हम शायद उस समय मोमेंट में थोड़ी किसी को पता होता है, अभी हमारे पास में तो 100 साल का हाइंडसाइट है, तो हाँ। हम देख सकते हैं उस टाइम पे। मैं आई मीन हम शायद, हमको इतना हार्श नहीं होना चाहिए गांधी पे, क्योंकि गांधी को उस समय क्या पता था कि ऐसा मेरा इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा, शायद वो खुद थोड़ी जानते होंगे। और सौरभ, एक्चुअली ये एग्जैक्ट पॉइंट इस बात पर भी आया था जो भूख हड़ताल के बारे में। तो जब गांधी भूख हड़ताल कर रहे थे तो टगोर को एक तो उनकी चिंता थी गांधी की, तो वो कहते थे कि आप, अरे आप भूख हड़ताल मत कीजिए, आपकी सेहत पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा वो ये भी कह रहे थे कि आपके भूख हड़ताल करने से जो दूसरे लोगों ने कुकर्म किए हैं वह थोड़ी ना कम हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो सब अच्छे लोग अगर भूख हड़ताल पे जाने लगते दूसरे लोगों के कुकर्म को कम करने के लिए, तो सब अच्छे लोग तो मर ही जाते और दुनिया में सिर्फ बुरे ही लोग रह जाएंगे। तो वो ऐसे कह रहे थे कि ये बिल्कुल। काम मत कीजिए। और दूसरी बात वो ये भी कह रहे थे कि आप एक बार भूख हड़ताल कर रहे हैं, और आपके विचार बहुत महान हैं, लेकिन ये भूख हड़ताल एक पॉलिटिकल फॉर्म हो जाएगा जो और लोग भी कॉपी करेंगे, और उनके विचार इतने महान नहीं होंगे, तो हर चीज के लिए भूख हड़ताल का प्रयोग होने लगेगा। और ये तो बहुत ही मतलब उन्होंने दूरदर्शी थे, क्योंकि ऐसा हुआ भारत में, है ना, लोग ये भूख हड़ताल हाँ तो हाँ बिल्कुल, मतलब हाल फिलहाल तक दिल्ली में हमारे एक चीफ मिनिस्टर हैं जो कि धरने पे भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। हम्म। तो हाँ, और उससे पहले भी इतने लोगों ने किस किस चीज के लिए भूख हड़तालें करी हैं हिंदुस्तान में। तो बिल्कुल, आई मीन इन चीजों में शायद दिखता है कि कितना ज्यादा मेरे ख्याल से गांधी प्रेजेंट पे फोकस्ड थे, कि हम्म। अभी मैं क्या कर रहा हूं और अभी उसका क्या फायदा। और टैगोर कितने ज्यादा फ्यूचर फोकस्ड थे, कि हम जो भी कर रहे हैं उनको लगता था कोई बात नहीं भाई, आजादी 10 साल 20 साल इधर उधर मिलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो भी करें वो ऐसा करें कि जो कि फ्यूचर जो है हमारा बहुत अच्छा हो। अब शायद वो इम्प्रैक्टिकल थॉट है, पर आई मीन पर उसकी उसकी वैल्यू दिखती है। हम्म। और मैं बोलूंगा कि इस चीज ने इन्फ्लुएंस भी किया, क्योंकि कहीं आई मीन इन डिबेट्स में नहीं है, पर और जगहों पे मैंने देखा है कि गांधी वगैरह भी ऐसा बोलते हैं, और बाकी पूरी कांग्रेस में भी ये एक विचार आता है कि भाई हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। अंबेडकर भी अक्सर बोलते हैं कि भाई हमको आजादी जो मिल रही है वो क्यों मिल रही है, हम्म। और जब तक हमारा कंसेप्शन आजादी का अच्छा नहीं होगा तो हमको नहीं लेनी चाहिए। हम्म। तो एक ये फॉर्मुलेशन, और ये फॉर्मुलेशन में टाइम लगा, और मेरे ख्याल से इसी तरह से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोजेक्ट 1920 से ही चलना चालू हुआ था, जो हम्म। वो किसी तरह कहीं जगह पे वो इसी तरह, अदरवाइज आप देखोगे तो बाकी बहुत सारे देशों में सिर्फ होता है कि भाई एक आर्म रेबेलियन या कुछ, कि भाई बस आजादी मिल जाए। हाँ। किस चीज के लिए मिल रही है इस पे चिंतन काफी कम होता है, जबकि हिंदुस्तान में काफी गहन चिंतन हुआ 30-40 साल तक हम्म। इस चीज पे, कि हम ये आजाद जो बनना चाहते हैं, हम ये क्या बनना चाहते हैं। और इसमें आई मीन मेरे ख्याल से टैगोर जैसे लोगों का एटलीस्ट ये इस टाइप की थिंकिंग करवाने में ही बहुत बड़ा मेरे को लगता है योगदान रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि ये इतने ज्यादा वो फोकस थे इन चीजों पे। तो बाकी लोगों ने हो सकता है सारी चीजें उनकी नहीं मानी हो, लेकिन ये थॉट प्रोसेस जो है ये तो काफी
ये भी एक डोमिनेंट थॉट प्रोसेस था पॉलिटिकल लीडरशिप में। बिल्कुल। और टैगोर यही कह रहे थे कि जो हमें आजादी चाहिए उसमें हमें नैतिकता भी ढूंढनी है, और ये नैतिकता का हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, भारत क्या मैसेज दे रहा है पूरे विश्व को, ये बहुत जरूरी है। तो जबकि गांधी का कहना था कि जो देश खुद बेड़ियों से बंधा है वह पूरे विश्व को क्या मैसेज देगा, तो पहले जरूरी है कि हम लोग खुद आजाद हो हम्म। जाए। जबकि टैगोर कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग खुद मैसेज दे सकते हैं आज भी लोगों को। तो ये इंटरेस्टिंग डिफरेंस था दोनों के विचारधारा में। हाँ, टैगोर को हमेशा ऐसा लगता था कि हम हिंदुस्तान के पास भी दुनिया को देने को बहुत कुछ है, हम अपनी अपनी काबिलियत को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि आज़ाद होने की ज़रूरत है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है वही काफ़ी इंस्पायरिंग और ये सब हो सकता है। पर मुझे लगता है कि आई मीन इसमें मैं हमेशा दोनों ही ठीक है किसी किसी तरह से, पर अगर हम आज़ाद नहीं हो तो कौन हमको सीरियसली लेगा। हाँ वही। तो इसमें इस बारे में गांधी थोड़े और प्रैक्टिकल हैं, जबकि हाँ। लेकिन एक लेवल तक मैं दूसरे एक तरफ और आगे जाऊंगा, आज़ाद होना ही ज़रूरी नहीं है, अगर देश बहुत गरीब रहेगा तो भी आपको कौन सीरियसली लेने वाला है। हाँ बिल्कुल। तो आप अगर हम्म। पूरे देश का गांव बना देंगे तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। हाँ, और आजादी सिर्फ, सौरभ, जो राजनीतिक आजादी है उसका भी क्या फायदा। जो टैगोर ने एक और लेख था उनका, जो वो बोल रहे थे समाज, सरकार, बाजार का क्या रोल होना चाहिए, तो वो कह रहे थे कि ठीक है, ये भारतीय संस्कृति में हमेशा से सरकार का रोल एकदम प्रथम नहीं रहा है। वो कह रहे थे कि जो हम्म। समाज है उसका रोल बहुत जरूरी है, जबकि यूरोप में वो कह रहे थे कि सरकार का रोल एकदम नंबर वन है। तो वो फिर से ये बात कहना चाह रहे थे कि सिर्फ अगर हम लोग ये राजनीतिक स्वराज के बारे में सोचेंगे तो आज ब्रिटिशर्स है, कल को हम लोग और कोई लोग इम्पोज कर देंगे उस मशीनरी में, रंग बदल जाएगा, गोरों की बजाय भूरे लोग आ जाएंगे। लेकिन वो कह रहे थे कि फिर भी जो मानसिकता है वह स्वराज की नहीं होगी, हम लोग फिर भी बेड़ियों में ही बंधे रहेंगे। और वो भी शायद उनकी बात जो है वो खरी उतरी बाद में। हाँ, लेकिन वो चीज जो है वो अगेन वो यूरोप को कंपेयर कर रहे थे नेशन स्टेट को इंडिया के किंगडम से। हम्म। किंगडम हमेशा से थोड़े से मिनिमलिस्ट रहे हैं। हम्म। किंग जो है वो काफी कम चीजें करते थे। नेशन स्टेट जब बनी है तो नेशन स्टेट पहली बार ऐसी बनी जिन्होंने बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि उनका हिस्सा समाज में बहुत ज्यादा बढ़ा। हम्म। वो सारी एजुकेशन कंट्रोल करने लगे, इनकम टैक्स उन्होंने लगाया, और इस तरीके की चीजें जो कि पहले के किंगडम्स नहीं करते थे। तो आप हिंदुस्तानी किंगडम्स को यूरोपियन नेशन स्टेट से कंपेयर करोगे तो ये मुझे लगता है एक कैटेगरी मिस्टेक है। हम्म। और हिंदुस्तान जब फाइनली नेशन स्टेट बनेगा तो वो भी तो उसी तरीके का कैरेक्टर होने वाला है उसका। खैर, और शायद इसीलिए टैगोर नेशन स्टेट के खिलाफ भी थे, मतलब उनको तो काफी आलोचना थी ना नेशन स्टेट की। हम्म। तो ये मिनिमलिस्ट नेशन स्टेट थोड़ा ऑक्सीमोरॉन है, बहुत लोग इसके बारे में बोलते हैं पर दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं, हम्म। सिर्फ लोगों के दिमाग में ही है। है ना, ये थोड़े सिर्फ यूरोप आई मीन अमेरिकन लिबर्टेरियंस वगैरह जो है ऐसा सोचते हैं, पर वो सोचते ही है ना, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट कौन सी मिनिमलिस्ट है। हाँ, मतलब अमेरिका के जीडीपी का 40% हिस्सा उनके गवर्नमेंट्स का है, भारत में जबकि 26% बिल्कुल। है तो। हाँ, देख लीजिए। तो ये जो है शायद सिर्फ कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट में फर्क है, लेकिन गवर्नमेंट्स का हिस्सा तो बढ़ा ही है पुराने टाइम से। और ये चीज की वार्निंग दे रहे थे एक नवे टैगोर, हम्म। जो कि शायद पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। हर हर देश में ये लोगों को लगता है कि इतना बड़ा हिस्सा सरकार का नहीं होना चाहिए, हम्म। और उससे बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन ये एक नेशन स्टेट की सच्चाई है। अभी मुझे मालूम नहीं है, जैसा आई विश टैगोर ने थोड़ा एक्सप्लेन किया होता, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल करता हूँ कि भाई नेशन स्टेट नहीं हो तो क्या हो, इसको हाँ। छोड़े तो कहाँ जाए। हम्म। हम्म। ठीक है, इसमें काफी खामियां हैं, पर यही है। अब दूसरा जो कंसेप्शन है वो अभी अभी तो समझ के थोड़ा परे है। शायद टैगोर का आंसर होता है कि उसका जवाब फाइनली ह्यूमैनिटी है, मतलब पूरा विश्व एक हो। हाँ, पर उसका क्या मतलब कि गवर्नमेंट का क्या फॉर्म हो, थोड़ा उसका ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिसका पॉलिटिकल आंसर होना चाहिए ना। उनके लिए शायद इतना जरूरी नहीं था सरकार, कौन सरकार चला रहा है। हाँ, शायद वही, और वो शायद सोचते कि हो सकता है पुराने जमाने का भी किंगडम टाइप ही बना दो। किंगडम हम्म। थे ही ना पहले, हम्म। जो कि बहुत ही नॉन इंटरफेयरिंग टाइप थे। हम्म। हम्म।
तो सौरभ, अंत में आपको ये क्या एनालिसिस जो है, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि जो गांधी हैं उनके विचार इतने पावरफुली क्यों ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाए? हाँ, अब मुझे ये काफी जिसको कहते हैं कि इसका कोई लॉजिकल शायद आंसर है नहीं, हम्म। और उसका एक फंडामेंटल रीजन है शायद भी। हाल फिलहाल में मैं एक और किताब पढ़ रहा था, एल्कमी नाम की, हम्म। जिसमें एडवर्टाइजर हैं जिन्होंने किताब लिखी है, और वो उस किताब का फोकस ही यही है कि जो ह्यूमन स्फेयर के आइडियाज होते हैं ना, हम्म। कि जो बाकी लोगों को आपको इन्फ्लुएंस करना होता है, कहता है उसमें ज्यादा लॉजिक नहीं भिड़ाना चाहिए। अच्छा। हम्म। हम्म। ठीक है, कहते लॉजिक से ये सब चीजें होती ही नहीं है। हम्म। हाँ, और इसका उन्होंने काफी एनालिसिस किया है और काफी एग्जाम्पल दिए हैं कि भाई कोई भी आप चीजें देखोगे जो कि बहुत फेमस हो गई हैं या बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, उनको आप ऐसा 1+1 2 करके नहीं देख सकते, वो हो जाती हैं। हम्म। और आपको खूब सारी इंट्यूशन से, और आपको बस लग रहा है ठीक है, तो आपको ऐसा थोड़ा बस फीलिंग से चल करके उन चीजों को करना पड़ता है। और खूब चीजें ट्राई करो और उसमें से कुछ चलेंगी कुछ नहीं, क्योंकि लॉजिकल नहीं है तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। हम्म। लॉजिकल चीज तो होती है वो आप हमेशा प्रिडिक्ट कर सकते हो, भाई मैं ये करूंगा तो इसका ये असर होगा। हम्म। लेकिन इंसानों में तो ऐसा नहीं होता, सेम ही चीज का असर एक ही इंसान पे दो टाइम पे आप करोगे तो नहीं होगा। हाँ। ठीक है, हम्म। और सेम टाइम पे दो अलग अलग लोगों पे करोगे तो भी नहीं होगा। हम्म। हम्म। तो इतना ज्यादा ये जो इंसानी फितरत है उसको समझना बहुत मुश्किल है, और उसका भी वो एक एक रीजन देते हैं। हम्म। और मुझे काफी इंटरेस्टिंग रीजन लगा, पता नहीं सही है कि नहीं है, कि इंसान का जो सोशल एवोल्यूशन हुआ है उसमें इंसान के लिए छद्म जो है, डिसेप्शन है, हम्म। वो बहुत जरूरी रहा है। हम्म। और इंसान को छलना आता है, और वो हर एक को छलता, छोटा सा बच्चा भी छल सीख जाता है। हाँ, और सो ये हमारे अंदर ही है, जो छल है वो हमारे अंदर है, ये एक इंसानी कैरेक्टर है कि हम किस तरह से, वो कहते हैं वो ऐसा कैरेक्टर है कि पहले आपको खुद को छलना पड़ता है, अदरवाइज आप दूसरे को नहीं छल सकते। हम्म। तो अगर आपको खुद को छलना आता है, तो उसके बाद में फिर आप कभी अपना, जिसको कहते हैं ना, कोड डिसाइफर नहीं कर सकते। हाँ। हाँ। हम्म। तो ऐसा आपका कोई कोड नहीं है, तो आप कभी रिवर्स इंजीनियर ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अगर ऐसी ऐसी चीजें करो तो इंसान ऐसा ऐसा करेगा। ये इंसान इस तरीके का चीज नहीं है, हमको पता ही नहीं है हम कैसे हैं। हम्म। और उसका अच्छा रीजन, अगर हमको ठीक से पता चल जाएगा हम कैसे हैं, तो हम दूसरे को कभी छल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कोई ना कोई सिग्नल दे देंगे कि वो पकड़ लेगा हम्म। हमको। हम्म। ठीक है, तो हमको खुद ही नहीं पता होना चाहिए। तो ये शायद ये इवोल्यूशनरी रीजन है, या दूसरा अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो शायद इंसान जिसको बोलते हैं नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप लीनियरली उसको एनालाइज ही नहीं कर सकते, हम्म। है ना। तो हमारे यहाँ पे जिसको बोलते हैं, हमारा शायद जो अप्रोक्सीमेट फंक्शन है अंदर, वो नॉन लीनियर है अगर मैथमेटिकली एनालाइज करना चाहते हैं। हम्म। हम्म। तो जब वो ऐसा हो, तो फिर गांधी टाइप का जो कैरेक्टर है शायद वो ही सक्सेसफुल होगा इन चीजों में, हम्म। जो कि कहीं पे इतना डीपली इन्वॉल्व है, और उन्होंने हिंदुस्तान को इतना डीपली समझा कि आपका इंट्यूशन लोगों के साथ में सिंक में आ जाता है। हाँ। हम्म। ठीक है, और वो शायद उसी टाइम पे चलेगा, और वो आप कभी लूज भी कर सकते हो, आप मिस्टेक्स भी करोगे, और गांधी ने बहुत मिस्टेक्स करी भी। हम्म। और टाइम के साथ देखो तो एंड में आते आते गांधी का इन्फ्लुएंस थोड़ा इस तरह से, आई मीन वो उतनी पावरफुल सिंबल्स नहीं ला पा रहे थे एंड में, हम्म। जिससे सारे लोग इंस्पायर हो रहे थे। इनफैक्ट ज्यादा लोग उनसे नाराज हो रहे थे उनकी चीजों से। पहले वो जो भी बोलते थे सब लोग बहुत खुश होते थे सुन के, एंड हम्म। एंड में आते आते ज्यादातर लोग उनसे नाराज होने लगे थे। तो शायद कहीं पे वो अपना इंट्यूशन, बिकॉज इतना समय बीत गया था, आपने अपना इंट्यूशन जो 1910s में डेवलप किया था इंडिया के लिए, हिंदुस्तान बदल गया ना, एक पूरी जनरेशन, दो जनरेशन बदल गई 40 साल में। हम्म। तो आपको नई जनरेशन का इंट्यूशन नहीं रहा उस टाइम तक आते आते। तो ये मुझे लगता है कि काफी इंट्यूटिव चीज थी गांधी की, और ये एक जो जादूगरी है ये इसी इंट्यूशन से आती है। हम्म। और गांधी, आई मीन महात्मा से ज्यादा और पॉलिटिकल जीनियस से ज्यादा, आई मीन वो टैगोर का वर्ड बहुत जबरदस्त है कि वो जादूगर थे। हम्म। हम्म। बिल्कुल। और इसीलिए वो मुझे लगा, वो जो एल्केमिस्ट वर्ड भी एक थोड़ा सा एक एक जादूगरी वैज्ञानिक टाइप आपको लगेगा सुन के ना। हम्म। तो तो गांधी वो उस तरीके के एल्केमिस्ट थे, जो कि जिसको कहते हैं कि लेड का सोना बनाने वाले टाइप का हम्म। उनकी चीज थी कि
जो चीज लोग इमेजिन नहीं कर पाते थे उन्होंने करके हाँ दिखाई ना। वही। जबरदस्त चीजें करके बिल्कुल। दिखाई उन्होंने। हाँ वही। ये तो बहुत सही बात कही सौरभ आपने। अब अंत में मैं सौरभ बस कुछ एक एक दो किस्से सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने शुरुआत जिस तरीके से की थी कि इन दोनों में इतने गहरे मूल तौर पर डिफरेंसेस थे, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत आदर था। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स थे, जैसे किस तरीके से गांधी ने इतने विचार अलग होते हुए भी विश्व भारती के लिए कई बार फंड्स रेस किए, और कई बार टैगोर ने खुद लिखा कि मैं रेस करना चाह रहा हूँ पैसे विश्व भारती के लिए, तो गांधी ने खुद अपने फ्रेंड्स को मोबिलाइज किया और पैसे दिए विश्व भारती के लिए। तो ये बहुत ही मतलब गांधी भी कितने ऊंची सोच के थे वो दर्शाता है ये सब चीजें। बिल्कुल। और ऐसा मतलब इससे समझ में आता है रे कि इसे मुंह छूने वाली बात नहीं है कि भाई ऊपर ऊपर से तो बोल दिया और हाँ पीछे से जमीन हाँ। खींच ली। ठीक है, क्योंकि गांधी जिस लेवल पे थे, अगर उनको लगता है कि भाई टैगोर मेरे को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं इनकी विश्व भारती जो है यूनिवर्सिटी का फंड्स जो है वो साइफन, वो बेसिकली क्लैंप हाँ करवा देता हूँ। उनके उनके लिए ये सब छोटी चीज थी, करवा सकते थे अगर हाँ। करवाना चाहते तो। बिल्कुल। है ना। तो उसके बाद में मैं इनको दूसरी तरफ से मतलब जो जो कि आजकल के पॉलिटिशियन करते हैं ना, कि जब आपका किसी से विद्रोह होने लगता है तो आप उसके फिर पीछे एनफोर्समेंट हाँ डायरेक्टरेट लगा देते हैं। वही ठीक है। सौरभ, एक्चुअली एक और पैरेलल तो देखा मुझे, ये ये जो जब टैगोर नेशनलिज्म और चरखे का विरोध कर रहे थे, तो ऑब्वियसली तब जो लोग थे जो गांधी के भक्त थे उस समय के, उन लोगों ने टैगोर की बहुत आलोचना की और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स लिखे जिसमें कहा कि ये टैगोर तो सिर्फ एक पोएट है, या फिर टैगोर वेस्ट की बातें करते हैं, वो भारतीय इनको नहीं पॉलिटिक्स से दूर रहना है। चाहिए। हाँ, हाँ, जो ये कि तो आजकल के टाइम पे होता है। बिल्कुल। और उस टाइम पे सोचो जो क्रांतिकारी लोग थे, हम हम क्रांतिकारी बोलते हैं जिनको टैगोर टेररिस्ट की तरह हम्म। देखते थे। तो ये तो एकदम और वो लोग कितने पॉपुलर थे तब भी टैगोर उनकी हम्म। आलोचना करते थे। तो उसके लिए तो कितनी हाँ गाली पड़ेगी। हाँ। सोचो। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी गांधी ने टैगोर के साथ कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप था वो हमेशा से बहुत एनरिचिंग था। तो ये भी एक डिफरेंस था। तो इसमें सौरभ मुझे ये भी लगता है कि गांधी का जो रवैया देख ले उन सब लोगों की तरफ जिनके साथ उनके डिफरेंसेस थे, जिन्ना, अंबेडकर, टैगोर, इन सब के विरुद्ध उनके डिफरेंसेस थे, लेकिन उन्होंने हमेशा से इन तीनों को बहुत रिस्पेक्ट दिया। जबकि इन तीनों ने कुछ कुछ पॉइंट्स पर गांधी की बहुत कड़ी आलोचना की, लेकिन फिर भी गांधी ने किसी भी हमेशा से उनके विचारों को ही टैकल किया, ना कि उनकी पर्सनालिटीज को। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। बिल्कुल। और इन तीनों को छोड़ो, इवन नेहरू को देख लो जिनको उन्होंने एक तरह से अपना हम्म उत्तराधिकारी टाइप बनाया। नेहरू तो उनके ज्यादातर आइडियाज के खिलाफ ही थे। हम्म पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला नेहरू को कि तू मानेगा नहीं तो मैं तेरे को आगे हम्म। नहीं आने दूंगा। तो इस मामले में तो गांधी का विचार बहुत ही उदार था कि उनके खुद के आइडिया स्ट्रांग थे और वो थोपते भी थे जबरदस्त। लेकिन इतने सारे लोग जो, आप उनकी फाइनली भी बात नहीं मानो तो फिर आप वो लोग आपसे वो एंगेज फिर भी करते थे। ये नहीं कि अब मैं बताता हूँ तेरे को। हाँ, इनफैक्ट वो लेटर भी लिखा है उन्होंने टैगोर को कि वो कहते हैं कि मैं आपकी दोस्ती और भी मानता हूँ इसलिए क्योंकि आप मुझे फ्रैंकली बताते हैं कि मैं सही नहीं हूँ या आप क्या सोचते हैं, तो इसीलिए हमारी दोस्ती उससे बढ़ती है, ना कि कम होती है क्योंकि आप मेरी आलोचना कर रहे हो। तो ये क्या मतलब कितनी बिल्कुल महानता की बात है ना, महात्मा बात जो है, जो लोग कहते हैं वो इस बात में झलकती है। बिल्कुल। सौरभ, एंड में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा जो टैगोर के साथ हुआ था, इस किस्से के साथ शायद हम लोग अंत कर सकते हैं। तो जो टैगोर ने एक कंपटीशन थी, डिबेट था स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो प्रिसाइड कर रहे थे, शायद जज होंगे उसके बारे में। तो और ये हो रहा था बंगाल में ही। फिर भी ये बात हुई कि सवाल ये पूछा गया कि आप, आई थिंक विश्व भारती में ही डिबेट थी। अच्छा विश्व भारती में ही थी, और यही था कि आप गांधी के विचारों से सहमत है या फिर टैगोर के विचारों से सहमत है, और खुद टैगोर जज है। और क्या नतीजा हुआ, ज्यादातर लोगों ने
बोला कि हम लोग गांधी के विचारों से सहमत है, ना कि टैगोर के विचारों से। तो टैगोर ये नहीं है कि टैगोर डर गए इस बात से, उन्होंने इनफैक्ट ये बोला कि मैंने जो शिक्षा दी है आज उस शिक्षा की जीत हुई, क्योंकि लोग मुझसे भी डिसएग्री कर पा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मेरे को ये किस्सा मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और इससे समझ में भी आता है कि टैगोर, सोचो उन्हीं की यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, और टैगोर ज्यादातर अगर इश्यूज देखो तो काफी लॉजिकल उनके आर्गुमेंट्स भी हैं, लेकिन गांधी का प्रभाव कितना डीप है कि उनका जो इन्फ्लुएंस था और उनकी जो जादूगरी थी उसके तो लोग कायल थे ही, और वो टैगोर को दिखता भी था, उनको मालूम भी था मेरे ख्याल से, ये चीज वो मानते थे। और इससे एक ये भी चीज समझ में आती है कि जैसे हम अभी देख रहे हैं कि ये टैगोर गांधी डिबेट है, ये ऐसा नहीं है कि हम अब देख रहे हैं और उस समय ऐसा नहीं था। उस समय भी लोगों को दिखता था कि ये गांधी टैगोर डिबेट जो है ये एक शार्प कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स हैं, और स्टूडेंट्स में अगर इस चीज को लेकर के डिबेट हो रहा है दोनों के चीजों को लेकर के, तो दिखता है कि उस टाइम पे भी ये एक वेल एक्सेप्टेड डिबेट थी पब्लिक स्फीयर। बिल्कुल ठीक है सौरभ, तो फिर इसी बात पर अंत करते हैं इस पुलियाबाजी का, और आशा करते हैं कि हमारे लिसनर्स को ये पसंद आया होगा, और इससे भी ज्यादा हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ये डिबेट्स पढ़िए खुद, और आपको पता पड़ेगा कि हमारी जो पॉलिटिकल डिबेट है वो कितना अलग हो चुका है पिछले 70 सालों में। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. Some really fun guests on the network this week. Cyrus welcomed Dia Mirza to come and have a conversation about all kinds of different things. Danny Morrison was on Edges and Sledges, the cricket podcast. If you haven't heard that, that's always a fun listen. And Raul Subramanian was on Football Shitball to grow their ever more exciting list of guests. And it's not just that. Mantra Mugdha, old friend of ours, was on Advertising is Dead. Manu Pillai was on the Filter Coffee podcast. It's been one great guest after the other. And with that, we hope to catch you again next week. Do you wish you were smarter? Well, so do we. But the next best thing? We could make you sound smarter. And to help you with this endeavor, we are Simplified, a podcast that attempts to break down the complex world around you with a little knowledge, a lot of poor jokes, and a ton of random trivia. Episodes out every Monday On the IVM Podcast app or wherever you get your podcasts. See ya!